नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, हमारी बॉडी में ग्लूकोज, जिसे हम शुगर का नाम भी देते हैं, वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक गाड़ी के लिए फ्यूल। लेकिन अगर शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये डायबिटीज़ की बीमारी में तब्दील हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही शुगर भी आपको अंदर से खोखला कर देती है। अगर इसे सही वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये कई बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है और नौजवान भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स पे भी बात करेंगे, ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मायनाज डॉक्टर ज़ीशान। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान आपके वक्त का। डॉक्टर ज़ीशान, हम बात करेंगे डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है ये मर्ज़, ये बीमारी अब नौजवानों में भी पाई जा रही है, इसकी क्या वजह सामने आई है? थैंक यू फॉर इनविटेशन। ये डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम या ज़ियाबितीज़ का जो प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ा वो है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि ये दीमक की तरह खाता है। दीमक जब इंसान को लगती है या किसी लकड़ी को लगती है इनफैक्ट, तो उसको पे नज़र नहीं आती और उसकी चमक दमक और उसकी जो है शान और शौकत उसी तरह से नज़र आती है, लेकिन थोड़े अरसे के अंदर अंदर वो चीज़ बिल्कुल अंदर से खोखली होकर ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है डायबिटीज़ आपके जिस्म के साथ करती है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिस टाइम पे ये होती है उस टाइम पे कोई तकलीफ़ इंसान को हो नहीं रही होती है, तो अक्सर औकात लोग इसको इग्नोर करते हैं और अपनी एक्सकर्जन्स जो कि फूड से रिलेटेड या फिज़िकल इनएक्टिविटी से रिलेटेड है उसको कंटिन्यू करते हैं। यंग लोगों के अंदर जो डायबिटीज़ हो रही है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लोगों का आम परसेप्शन या ख़्याल ये है कि जो इंसुलिन वाली डायबिटीज़ होती है वो बहुत शदीद होती है। यकीनन वो अर्ली प्रेजेंट करती है, बहुत यंग बच्चों में प्रेजेंट करती है आम तौर पे, लेकिन उसकी पेचीदगियाँ जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि टू बिगिन विद इंसुलिन की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम और नसों के अंदर खून ब्लॉक पहुँचने ये ज़्यादा होते हैं। तो यंग पेशेंट में जो टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है ये बहुत ही पेचीदा मसला है और इसको जो है हमें एज ए सोसाइटी एड्रेस करना है। किसी एक गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है अनलेस कि हम अपने बिहेवियर्स चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, जहाँ पे हम ये बात करें नौजवानों के हवाले से भी, तो फिर इसका एक मेन रीज़न ये भी सामने आता है कि आज के नौजवान जो हैं वो एक्सरसाइज से दूर हो गए हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ आ गए हैं, हर वक्त घर में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर डाइट नहीं है, फास्ट फूड की तरफ आ गए जहाँ पर हमें एक अच्छा खाना नहीं मिलता, हमें एक हाइजीनिक खाना नहीं मिलता। तो ये भी इसकी एक वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की। देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पूरी दुनिया की, उसने एनर्जी डेंस फूड आपको मैसर कर दिया है। आप एक बर्गर जाके लेते हैं, छोटा सा बर्गर होता है, उसमें 1000 कैलोरीज होती हैं। उसके साथ आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, वो 600 कैलोरीज होती हैं। 1700-1800 कैलोरीज जो है ना, वो आप बैठे बैठे 2 मिनट में खा जाते हैं, जिससे आपका पेट भरता भी नहीं है एक्चुअली, और उसके बाद आपको खाना अलग से चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ बढ़ रही है। उसके अलावा क्योंकि हम लोगों ने खेलों के ऊपर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर तवज्जो देना छोड़ दी है। कराची के शहर की आप बात करें तो आप देखें कि हालात लॉ एंड ऑर्डर के ना इस काबिल बचे हैं कि लोग पैदल निकल सकें, ना यहाँ पे जो है उस तरह की जैसे कहते हैं ना पार्क्स मौजूद नहीं हैं और फिज़िकल स्पोर्ट्स के जो है ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। स्कूल्स के अंदर आप देखें 200-200 गज़ के बंगलों के अंदर स्कूल खुल गए हैं। वो बच्चों को क्या फिज़िकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग देंगे? बच्चों को जब आप कोई चीज़ करके दिखाएंगे नहीं तो उनको पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बच्चों को ये पढ़ाएं कि भाई फिज़िकल एक्टिविटी का फ़ायदा होता है। स्कूल्स में करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स वीक्स और स्पोर्ट्स मंथ्स मनाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तब बच्चे उस एक्टिविटी की तरफ आते हैं। पेरेंट्स नहीं करते। लाइफस्टाइल कराची का देखें, सुबह पेरेंट्स घर पे जो 2-2 पेरेंट्स काम कर रहे होंगे और वो सुबह 7 बजे घर से निकलेंगे, रात को 7-8 बजे घर में आएंगे। दे आर नॉट फिजिकली वर्किंग इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। वो कैसे बच्चों को कहेंगे कि नहीं जी आप खेलकूद में हिस्सा लें? वो सारा दिन स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं। फिर ये कोविड का जो इफेक्ट आया है कि फोर्सफुली पेरेंट्स दोज हु डिड नॉट वांटेड टू गिव डिवाइसेस, ये जो स्क्रीन्स अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते थे वो मजबूर हो गए थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं था। तो अब वो उन बच्चों से उन स्क्रीन्स को वापस लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहरहाल इन स्क्रीन्स का अपना एक ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, वो डोपामिन रिलीज कराता है, उसके अपनी एक जिसे कहते हैं ना एक नशा है। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना है और अनलेस यू टेक योर किड्स टू फिजिकल एक्टिविटी, और जब तक आप खुद नहीं जाएंगे आपके बच्चे भी नहीं जाएंगे, ये याद रखें। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इन चीज़ों को, उसके अलावा बहरहाल जेनेटिक्स के इफेक्ट्स हैं और एपिजेनेटिक फिनोमेना है, पूरा का पूरा डाइट है, एग्रीकल्चर जो हमारा सारा का सारा बेस्ड है, इन सारी चीज़ों ने
बहरहाल डायबिटीज़ को और ब्लड अच्छा, प्रेशर हम को डाइट पे भी बात करेंगे डॉक्टर ज़ीशान, और मैं आपकी एक बात से बहुत इत्तेफाक करती हूँ। बहुत ही आपने एक अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया कि हम देख रहे हैं कि अब बैंगलोर में स्कूल्स बन गए हैं, और जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हम देखते थे हमारे स्कूल में बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, पीटीज़ होती थी जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, स्पोर्ट्स डे होते थे हमारे। लेकिन आज के नौजवान जो है वो इससे कहीं दूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे इतना स्पेस ही नहीं होता कि बच्चे नीचे जाके जो है एक प्रॉपर ग्राउंड में खेलें। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि कराची की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास पार्क तक मैसर नहीं। बहरहाल टॉपिक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर ज़ीशान, जहाँ पे हम बात करें ज़ियाबतीस की, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इनिशियली पेशेंट इससे खुद कब डायग्नोज कर सकता है कि वी हैव टू गो टू द डॉक्टर, अब हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए? अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें ये है कि अगर आपको कोई अलामत नहीं है फिर भी आप अपना चेकअप कराएं। वो चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके जिस्म के अंदर मोटापा है, जी जिसको हम मेडिकल टर्म्स में वेस्ट सरकमफ्रेंस से या जो है बीएमआई से देखते हैं, सिंपल कैलकुलेटर्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप अपनी मोटापा चेक कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज़ में आता है, इनका जो थ्रेशोल्ड है डब्ल्यूएचओ के जो वेस्टर्न थ्रेशोल्ड्स हैं उससे कम है। जी तो वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स या एशियन स्टैंडर्ड्स के तहत अपना जिस्म को जैसे कहते हैं तवाज़ुन देख सकते हैं कि वो मोटापे की तरफ है या वो हेल्दी वेट की तरफ है। अच्छा तो अगर आपका जिस्म मोटापे की तरफ है तो आपको साल या 2 साल के अंदर अपनी शुगर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जी उसके अलावा अगर आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो 30 साल के बाद आपको फ्रीक्वेंटली हर साल 2 साल के बाद शुगर चेक करते रहना चाहिए, भले कोई अलामत हैं या नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये दो एक बेसिक फैक्टर हैं जिसमें ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। जो पेरेंट्स डायबिटिक हैं उनको अपने बच्चों को 20 साल से ऑनवर्ड चेक करते रहना चाहिए, करवा लेना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ने का रिस्क कहीं ज़्यादा है, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो 20 है। अब अलामात की तरफ आते हैं, जो आपका सवाल है। जी अलामात आम तौर पे 80% लोगों में कोई अलामात नहीं होते। बाय सम रीज़न दे गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर एडवाइज देम कि अच्छा शुगर तो चेक करा लें, या किसी सर्जरी के लिए गए या किसी मेडिकल चेकअप एम्प्लॉयमेंट की हुई उसके अंदर शुगर चेक हुई, तो 80% ऐसे अफराद हैं जिनको अलामात एक्चुअली होती ही नहीं हैं और उनको डायग्नोज होती है किसी और वजह से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर ज़ीशान की 90% जो है वो सामने सिम्टम्स नहीं आते, साइंस जो हैं वो सामने नहीं आते। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, साथ ही आपके लाइव कॉल लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़ियाबतीस के सिम्टम्स और इसकी अलामतें क्या होती हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 90% जो है वो अलामतें वो सामने नहीं आती हैं, तो अक्सर और बेशतर डॉक्टर ज़ीशान पेशेंट को क्या इन्हीं अलामतें सामने नहीं आती, इसकी कोई और भी वजूहात हैं? अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि अलामात आम तौर पे नहीं होती हैं, किसी वजह से टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है, लेकिन जिन पेशेंट्स में कुछ पेशेंट्स में अलामात होती हैं, और वो अलामात अक्सर औकात वो ये कि पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, जिस्म में वज़न का एकदम से बढ़ना या कम होना, कमज़ोरी का शदीद एहसास रहना, हाथों पैरों में दर्द या सनसनाहट का बसारत का चेंज होना एकदम से, कि जो ये आम अलामात हैं जो अगर पेशेंट्स को होती हैं तो जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमसे रब्ता करते हैं तो शुगर हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे डॉक्टर ज़ीशान टाइप 1 टाइप 2 की, तो ये भी बताइएगा इसमें डिफ्रेंशिएट हम इन दोनों मर्ज़ को, इन दोनों डायबिटीज़ को हम कैसे करते हैं? इनकी अलामतें भी हमें सेम ही होती हैं, सेम तरीके से इनकी अलामतें सामने आती हैं? अच्छा, टाइप 1 जो है ना वो एक रिलेटिवली डायबिटिक पेशेंट्स में कम पेशेंट्स को होती है। पूरी दुनिया में अगर डायबिटिक पेशेंट्स हम देखते हैं तो 5% जो हैं वो टाइप 1 वाले होते हैं। और टाइप 1 हम कहते हैं कब हैं? टाइप 1 वो पेशेंट्स होते हैं जिनका पैंक्रियाज जो लबलबा जो कि इंसुलिन बनाता है वो ख़त्म हो जाता है, और ये एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है, मतलब जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है वो उस पैंक्रियाज को खा जाती है। तो इसमें क्योंकि पैंक्रियाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है तो इसमें डे 1 से ही आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये गोलियों से कंट्रोल होने वाली बीमारी नहीं होती डायबिटीज़। एक तो ये फ़र्क होता है। दूसरा ये है कि ये यंग लोगों में होती है, बहुत छोटे बच्चों में होती है। अब क्योंकि टाइप 2 भी बहरहाल यंग लोगों में देखी जा रही है, लेकिन इस वक्त भी बहरहाल कम उम्र के लोगों के अंदर होती है, और इसकी प्रेजेंटेशन आम तौर पे बड़ी डेवस्टेटिंग और इमरजेंसी की सूरत में होती है कि बेहोशी के साथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ही है,
ठीक अगर है। अलामात अर्ली हो ओपिक हो जाए तो उसमें अलामात बहरहाल शुगर बढ़ने की यही हैं कि पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का कम ज़्यादा होना या भूख का ज़्यादा अच्छा लगना। डॉक्टर ज़ीशान, ये भी बताइएगा, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी डायबिटीज़ चेक करवाने के लिए या इनिशियल स्टेजेस पे जब हमें डायग्नोस होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर की जानिब से सवाल किया जाता है कि आपकी फैमिली में पहले किसी को शुगर तो नहीं था। तो इसका मतलब है कि एक वाज़िह सबूत है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी ये मर्ज़ लाहक हो जाए। ऐसा ही है? जी, काफ़ी हद तक जेनेटिक कंपोनेंट है। ये उस तरह वाली जेनेटिक्स नहीं है जिस तरह के हेमोफीलिया वगैरह की होती है कि जिसमें क्लियर जेनेटिक जिसे कहते हैं ना, जिसको हम मेंडेलियन या एक्स लिंक डिजीज़ेज़, उस तरह के जेनेटिक ट्रांसफ़र नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई डायबिटिक पेशेंट है, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी, तो 30 साल से ऊपर या अगर मोटापा है तो आप अपना शुगर चेक कराया करें ठीक वक्तन है। फ़वक्तन, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है जेनेटिक अगर फैमिली हिस्ट्री है तो। अच्छा, जहाँ पे हम बात करें डायबिटीज़ की, तो ये भी बताइएगा डॉक्टर ज़ीशान कि फ़ास्टिंग की हम बात करते हैं, फ़ास्टिंग और रैंडम शुगर की रेंज क्या होती है? अगर ये रेंज बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं? पहले तो रेंज बताइएगा। अच्छा, फास्टिंग शुगर जो एक नॉर्मल आदमी की होनी चाहिए या एक डायबिटिक पेशेंट की जो हम टारगेट करते हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो जो फास्टिंग शुगर जिसको हम लेंगे वो 100 से कम होती है नॉर्मल आदमी की। डायबिटीज़ अगर 126 से ज़्यादा हो तो हम लेबल कर देते हैं कि अगर ठीक है। फास्टिंग शुगर के 8 घंटे की फास्टिंग के बाद अगर आपकी शुगर 126 से ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। ठीक है। एक से ज़्यादा रीडिंग हमें चाहिए होती है अगर अलामात नहीं हैं तो डायग्नोस करने के लिए। लेकिन 100 से ऊपर बहरहाल एबनॉर्मल होती है, ये इसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग अच्छा, यहीं से ग्लूकोज। कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर ज़ीशान। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? कहाँ से? मोहम्मद सलाम गौरी बात कर रहा हूँ जी, कराची से, रंगी टाउन से। जी, सवाल कीजिए। मेरा शुगर है, गुर्दे है, गुर्दा नहीं है मेरा। और ठीक है। शुगर है, और शुगर के अंदर जो है ना, पेशाब इतना ज्यादा आ जाता है, कभी तो पूरी रात नींद नहीं आती, टाइम को बेचैनी होती है, गोडों में दर्द, दिमाग सुन हो जाता है, नींद नहीं आती, जुबान सुन हो जाती है कि आप इंसुलिन लेते हैं? हाँ जी, इंसुलिन में लगा भी रहा हूँ। जी, अच्छा, आपके बेसिकली शुगर कंट्रोल नहीं है, इसलिए बहुत लाइकली ये है कि आपको पेशाब ज़्यादा आता है। गुर्दा आपका एक ही है, आपको शुगर कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल और बहुत एहतियात के साथ कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर की बीमारी जो है बहरहाल गुर्दों को असर करती है। अगर एक ही गुर्दा हो तो प्रीशियस गुर्दा या कीमती गुर्दा हम कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी के अंदर 2 गुर्दे होते हैं तो थोड़ा कुशन होता है, लेकिन जिसके पास एक ही गुर्दा है तो उसमें अगर गुर्दा ख़राब हो तो डायलिसिस और या ट्रांसप्लांट की तरफ बहुत अर्ली मूव करना पड़ता है। तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के ऊपर तवज्जो दें। इंसुलिन का खाली इस्तेमाल करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसमें आपका जो वर्जिश है और खाना पीना है, क्या खाते हैं और अच्छा, ये कितना कह रहे हैं कि खाते हैं। दिमाग का सुन हो जाना भी इन्होंने बताया है जी, डॉक्टर ये ज़ीशान। आम जो शुगर बढ़ने की वजह से ये जिसे हम सुन रहे हैं ना, जो बाकी अलामात हैं, ये शुगर बढ़ने की अलामात बता रहे हैं ज़्यादातर, ठीक कि है। इनकी शुगर ज़्यादा रहती है, जो रात में पेशाब आता है, दिमाग सुन होता है, जिस्म में कमज़ोरी रहती है। ये जो अलामात जो हम बात कर रहे थे वही अलामात हैं, शुगर बढ़ने की अलामात हैं। तो ठीक ये है। शुगर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसुलिन के हवाले से, तो ये भी बताइएगा कि मेडिसिन दे के भी शुगर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, और वंस हम कहते हैं कि अगर आप इंसुलिन इंसुलिन पे आ गए तो आपको लाइफ टाइम इंसुलिन लेनी पड़ेगी, तो इस बात में कितनी सदाकत है, ज़रा ये भी बताइएगा। अच्छा, देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को एक चीज़ जब ये बहुत कॉमन मिथ है कि जी इंसुलिन लगा ली है तो अब दवाओं का असर ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी इलाज है, बस अब वक्त आ गया है। अब सारी ज़िंदगी आप आपने इंसुलिन पे ही नहीं रहना नहीं, है। मरीज़ एकदम से जो है ना, बाज़-औक़ात आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जी अब तो पैर कब्र में आ गया, इसका मतलब अब वक्त आ गया हमारे जाने का। अच्छा। तो इंसुलिन जब किसी को आप एडवाइस करें तो इस किस्म के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को समझाता ये हूँ कि देखें, अगर मैं इंसुलिन शुरू कर रहा हूँ जब आपको 3 या 4 टैबलेट्स आप ऑलरेडी ले रहे हैं और आपकी शुगर नहीं कंट्रोल, अगर उस जी। सूरत में मैं इंसुलिन शुरू कर रहा हूँ तो ये इंसुलिन शुरू करने की वजह से असर ख़त्म नहीं हुआ दवाओं का असर ख़त्म होने की वजह से हमने इंसुलिन शुरू की है। ठीक है। ठीक है ना? तो इसमें इंसुलिन का कोई कसूर नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, यहीं से काफ़ी कंटिन्यू पेशेंट करेंगे, कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, अशर बात कर रहा हूँ मैं, कराची से। जी, सवाल कीजिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो मेरे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब हैं। अभी मैंने अपने शुगर टेस्ट करवाई है, तो मेरी जो फास्टिंग है 151 है, और मेरी जो रैंडम आती है वो शुगर मेरी आती है 180, 182 या 150। तो आया मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह चेंज करनी चाहिए?
थैंक यू। अच्छा, जी। आपने बात की, देखिए डायबिटीज़ के टारगेट्स आपका नॉलेज आपका सबसे बेहतर टारगेट कर सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ के शुगर जो अभी जैसा बात कर रही थी कि भाई शुगर के टारगेट्स क्या होने चाहिए, उस टारगेट के अंदर हमें मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए एज अगर मेरे पेशेंट हैं तो मैं उनको एक टारगेट्स देता हूँ कि भाई आपके ये टारगेट्स हैं, खाने के बाद वाली जो आपकी शुगर आ रही है दैट्स एक्सीलेंट, फास्टिंग शुगर ज़्यादा है लेकिन हो सकता है कि ये आपकी एज और आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से आपके डॉक्टर साहब के हिसाब से ठीक हो। तो ये जो मशवरा है कि आपको दवा चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपके नॉलेज बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वजह ये है कि फास्टिंग डेफिनेटली ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कुछ 161 पेशेंट बता रहे हैं। जी जी 150 बताई ना। तो अब उसमें यह है कि आपकी रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, आपकी दवाएं कौन कौन सी हैं, उसमें कौन सी दवाओं का हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और आपके लाइफस्टाइल में क्या चीज़ है कि आपकी फास्टिंग बढ़ती है और जो है ना, तो यकीनन दवाओं में थोड़ी रद्दोबदल हो सकती है, लेकिन ये जो आपका नॉलेज जो आपको देख रहा है, जिसको आपकी बाकी चीज़ें पता है, क्योंकि डायबिटीज़ के टारगेट्स अच्छा, बहुत सारी अलार्मिंग चीज़ों पे डिपेंड सिचुएशन करते है हैं। अगर फास्टिंग में भी ये रेंज हमें ये बता रहे हैं? देखिए अलार्मिंग इस हिसाब से नहीं है कि एक आदमी जो घर पे बैठा खा पी रहा है, शुगर एक दिन की बीमारी नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, लोग साला साल लोगों की बढ़ी रहती है, फिर किसी टाइम उनको ख्याल आता है कि कंट्रोल करना चाहिए, डेफिनेटली जो डैमेज कर चुकी है वो कर चुकी है, तो उस पर कोई पैनिक बटन नहीं होता। जी। हमें एक ट्रेंड देखना होता है पेशेंट का, और पेशेंट के रिस्क देखना होता है कि जो दवाएं वो ले रहे हैं उनमें कोई दवाओं में चेंज कर सकते हैं, या दवा हम ऑल टुगेदर जो है उसका डोज बढ़ा के या कम करके कहीं पे जो है, या उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, डाइट को चेंज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन किस पेशेंट में 100 का टारगेट करना है, किस पेशेंट में 120 130 का टारगेट रखना है, किस पेशेंट में कहीं कहीं किसी पेशेंट में हम 150 का टारगेट खुद देते हैं पेशेंट को कि भाई आपकी 150 फास्टिंग आती है या 250 आपकी खाने के बाद आती है, तो यह आपके लिए ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या स्ट्रोक हुआ है, या उनकी एक्सेस में फूड उस तरह से नहीं है कि अगर उनकी जी। शुगर कम होने लगे तो वो अपने आप को बचा पाएँ, क्योंकि शुगर का कम होना भी उतना ही ख़तरनाक है और बहुत शॉर्ट पीरियड बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्स का होता है। शुगर अगर किसी की कम हो रही हो और वो शुगर बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुगर अगर कम हो जाती है तो ब्रेन काम छोड़ सकता बिल्कुल है, ठीक है। तो वो भी एक अपनी जगह पे रिस्क होता है। तो एज ए मॉलेज मुझे ये देखना होता है अपने पेशेंट्स में कि मैं शुगर कम करने की दवाएं तो दे डॉक्टर रहा हूँ। दिशान, कॉलर भी मौजूद है, कॉलर भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, अजमल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सवाल कीजिए अजमल साहब। अच्छा, सवाल मेरा ये है मैडम कि डॉक्टर साहब से कि मुझे तो ये जो शुगर वाला चक्कर है वो तो है नहीं, नॉर्मल है मेरी शुगर वगैरह भी ना, तो कल मैंने चेक करवाई है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मुझे यानी कि इस तरह धुंधलापन सा महसूस होता है, ठीक है, और वॉक भी मैं करता हूँ डेली की डेली, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो नहीं है, नील है, बिल्कुल जो है ना नॉर्मल है। शुगर आपने चेक करवाई, नॉर्मल है? जी वो बिल्कुल नॉर्मल है जो ना, कल मैं चेक करवा के आया हूँ बिल्कुल। जी ठीक है। आपको मुमकिन है कि ये आंख आप धुंधापन वगैरह और जो कमज़ोरी का शायद बताना चाह रहे थे, वो जो किसी और वजह से हो, अगर शुगर ठीक है, फिर शुगर के एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, फास्टिंग शुगर करते हैं, हम रैंडम शुगर करते हैं, और एक एवरेज शुगर होती है जो कि 3 महीनों का हमें एवरेज बताती है HbA1c। तो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट करते हैं, बाज़ औक़ात हम मीठा खिला के चेक करते हैं कि कुछ फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम टेस्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात वो बड़ा बॉर्डर लाइन से रिपोर्ट आती है और वो हमें अलामात होते हुए भी जो है कंफर्म नहीं कर रही होती है। जी तो वो डेफिनेटली आप अपने मॉलिज से रब्ता करें कि शुगर के अलावा भी मुमकिन है, और शुगर के इसके अलावा भी टेस्ट हो सकते हैं जो ब्लड शुगर हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, इंसुलिन वंस जब हमें लग जाती है और इंसुलिन हमें डॉक्टर रिकमेंड कर दें तो क्या उसके बाद दवाइयाँ असर नहीं करती, इस पे भी हम बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम बात करें ज़ियाबतीस पे। नाजरीन, ज़ियाबतीस को अगर सही वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये कई बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है, और सबसे पहले किडनी, जो कि हमारे बॉडी का एक मेन ऑर्गन है, ये हमारी किडनी को भी मुतासर कर सकती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो हम जाते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था आपसे इंसुलिन के हवाले से कि वंस जब हम इंसुलिन पे आ जाते हैं तो कहा यह जाता है कि अब दवाइयाँ असर नहीं करती, तो इस बात में कितनी सदाकत है? जी, मैं वहीं से शुरू करूँगा। हमने छोड़ा था कि इंसुलिन अगर आप शुरू उस टाइम पे करते हैं जब दवाएं असर नहीं कर रही, तो डेफिनेटली दवाओं का असर तो पहले ही ख़त्म हो गया था। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में हम अर्ली शुरू करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे यंग पेशेंट्स जब डायबिटीज़ के साथ आते हैं, बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ आते हैं,
तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम शुरू इंसुलिन से करें। जी। ऐसे पेशेंट्स के अंदर कोई मुज़ायका नहीं है, वो कुछ अरसे के बाद आम तौर पे 6 महीने 8 महीने के बाद वो पेशेंट्स खुद ब खुद उनकी शुगर्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। हम लोग खुद ही बंद कराते हैं कि इंसुलिन की शायद ज़रूरत नहीं है, आप एक आध गोली से मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे। इसी तरह जो हमारी ज़च्चगी के दौरान डायबिटीज़ होती है, उन मरीज़ों को सिर्फ इंसुलिन ही लगती है। ठीक है। बाज़ औक़ात 5 से 10 साल के बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन स्टिल वो दवाओं को रिस्पॉन्ड करती है। तो ये है। मिथ है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इंसुलिन का अपना एक तरीका है। काफ़ी सारी दवाएं बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं या ठीक है। इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन जब पैंक्रियाज सीक्रेट करने के काबिल ना हो तो डेफिनेटली इंसुलिन के बाहर से लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, सदाकत बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी, सवाल कीजिए। ये मेरी जो शुगर लेवल है 100 से 30 के दरमियान फास्टिंग में आती है। ठीक है। तो मैंने हफ्ता पहले HbA1c भी करवाया, तो वो HbA1c जो है 6.65 आया है। तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता डायबिटिक, कोई भी डाइट पे कंट्रोल है मेरा, यानी इसके कोई अलावा मीठा वगैरह नहीं खाता हूँ। इसके अलावा तो कोई ये साइन एंड सिम्टम्स? कोई मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सदाकत साहब, आपकी एज कितनी है? 54 सर। 54। और आप फिजिकली अप एंड अबाउट हैं, चल फिर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। एक्सीलेंट। अच्छा देखें, ये डायबिटीज़ आपको है 130 और 6.6 A1C, और हम आम तौर पे रिकमेंड ये करते हैं कि आप लाइफस्टाइल के साथ जो है दवा ज़रूर शुरू करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो लाइफस्टाइल है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये बढ़ती है वक्त के साथ। तो इसको बढ़ने ना दें, इसको यहीं रोक के रखें। 6.6 पूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी अभी 6.6 है तो बड़े आराम से आप 5.5 या 5.7 टारगेट कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल रेंज, ठीक है ना। तो आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए, अगर आप जो अपने मॉलिज से रब्ता करके एक आध गोली जो आमतौर पे हम मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं, ग्लूकोफेज के नाम से आमतौर पे अवेलेबल है, बड़ी सस्ती सी दवा होती है, इसके कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं भी नहीं, मैदे के ऊपर बात लोगों को तंग करती है, लेकिन यह है कि ये दवा आप शुरू करेंगे इसके साथ, जो कि दुनिया भर की गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि आप बाय द टाइम ऑफ डायग्नोसिस कोई एक दवा ज़रूर शुरू करें, ताकि क्योंकि आपकी बेसिक बीमारी के जिसे कहते हैं ना सिस्टम को समझें कि बीमारी हो क्यों रही है, कि आपकी इंसुलिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम है या उसकी इफेक्टिवनेस कम है, तो इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो उसको आप सपोर्ट करते हैं। मेरे हाथ में चोट लगती है तो डॉक्टर पट्टा चढ़ाता है ताकि मैं हाथ के ऊपर इस्तेमाल ना करूँ, फिर वज़न ना डालूँ, ताकि जल्दी रिकवर हो जाऊँ। तो दैट्स हाउ वी हैव टू ऑगमेंट द पैंक्रियाज। जो लबलबा है वो कोई दवा साथ में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये लंबे अरसे शायद बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी और शायद आपको पेचीदगियाँ ना हो इस डायबिटीज़ से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि वंस अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो ये लाइफ टाइम चलेगी, ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। इस बारे में भी बताइएगा। और हम देखते हैं कि कई ऐसे टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे हर्बलिस्ट हैं जो रेमेडी भी बनाते हैं और बताते हैं कि अगर आपने ये रेमेडी को इस्तेमाल किया तो आप डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे और आपको ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो इस हवाले से भी ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, हमल के दौरान जो डायबिटीज़ होती है वो आमतौर पे वक्ती डायबिटीज़ होती है। कुछ और अलामात बीमारियां हैं जिनमें वक्ती डायबिटीज़ होती है और वो वक्त जब आप उसका कॉज ट्रीट करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन 99% ऑफ द केसेस जब डायबिटीज़ हो जाती है कि लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। बाकी लोग पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी लाइफ भी रिस्क पे डालते हैं। तो जो मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता कि जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स आप देख लें पाकिस्तान के अंदर। अभी 2018 में हमारे AH आमिर साहब हैं पेशावर में, उन्होंने एक डेटा प्रोड्यूस किया था जिसके अंदर 18% लोगों को डायबिटीज़ है, मतलब हर छठे आदमी को डायबिटीज़ है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में अगर ये रेशियो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप देखें मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग हो जाए, कितना बड़ा जिसे कहते हैं पूल आप हिट करते हैं जब आप ये कहते हैं डायबिटीज़ आप ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, कई ऐसे डॉक्टर ज़िशान जो कहते हैं कि आप मीठा बिल्कुल ही अवॉइड कर दें डायबिटिक पेशेंट को। जैसे कि हमें पता है कि 1 से 2 माह बाद जो है वो मैंगो का सीज़न आने वाला और कहा जाता है, और हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि आम जो है वो फलों का बादशाह है। तो फिर आप क्या कहेंगे डायबिटिक पेशेंट को कि वो बिल्कुल ही मैंगो को अवॉइड कर लें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है? डायबिटिक पेशेंट जिस चीज़ में भी शक्कर या चीनी का इस्तेमाल है वो चीज़ कतई इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैदा अगर कोई चीज़ मैदे से बन रही है, जैसा बेकरी आइटम्स हैं, वो इस्तेमाल कतई नहीं हो सकते क्योंकि उससे शुगर बहुत बढ़ती है। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक है, फ्रूट के बहुत बेनिफिट हैं, इसमें भी शुगर है लेकिन फ्रूट के अपने बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें जिसे कहते हैं ट्रेस मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो हम फ्रूट कम्प्लीटली अबेंडन नहीं करते डायबिटिक पेशेंट के लिए, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में है। डायबिटिक पेशेंट को मेरा हमेशा एक जुमला ये होता है कि भाई खाने के लिए ना जिएं, जीने के लिए खाएं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी लाइफ का मकसद खाना पीना ना बनाएं। तो फ्रूट आप ले सकते हैं, और मैं एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर आप कोई भी मतलब अंगूर आ गया, अनार आ गया, या फॉर दैट मैटर आम आ गया, 1 किलो लें और उसको 6 दिन में खा लें। 5 से 6 दिन में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं कोई भी फ्रूट, जी ठीक है ना। अगर आम, लेकिन आम पूरा का पूरा एक जो है ना, पूरा 1 किलो का तो पूरा आम होता है, जो नॉर्मल हमारा सिंधड़ी जो सबसे मशहूर आम है जी सिंध में, तो वो अब 1 किलो का एक आम है। तो उसको अगर आप 6 दिन में थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं तो तब तो आप आम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेट भरने के लिए कहें कि मैं रोटी भी खाऊं चावल के साथ या दूध के साथ, आम से पेट जी भर लूं, ये मुमकिन नहीं है। फिर आपकी बिल्कुल बॉडी ठीक इसको है। एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमने आज बात की ज़ियादतीस पे, जो कि एक संगीन मर्ज़ है, और अगर इसे सही वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे दिल को भी मुतासर करता है, हमारी किडनी को भी मुतासर करता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।